नमस्कार। इस खास कार्यक्रम मन की बात एक साल की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश की सत्ता संभाली और जनता के लिए काम करना शुरू किया। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी जीत के बाद भी देश की जनता से संवाद स्थापित करने की एक नई परंपरा की शुरुआत की। उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग भुला दिए गए रेडियो जैसे माध्यम को चुना। रेडियो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की शुरुआत की। देश के दूर दराज गांवों तक रेडियो की पहुंच है और गरीब हो या अनपढ़ सभी रेडियो के माध्यम से जुड़े हुए हैं। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से संवाद स्थापित करने के लिए रेडियो को चुना। अब जबकि प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात कार्यक्रम को 1 साल पूरा हो चुका है, तो प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार के लिए इस नए प्रयोग को बेहद लाभदायक बताया है। पिछले वर्ष 3 अक्टूबर को पहली बार मुझे मन की बात करने का सौभाग्य मिला था। मन की बात 1 वर्ष, अनेक बातें। मैं नहीं जानता हूं कि आपने क्या पाया, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं, मैंने बहुत कुछ पाया। लोकतंत्र में जनशक्ति का अपार महत्व है। जानकारियों का स्रोत मन की बात बन जाएगा, ये कहाँ सोचा था किसी ने, लेकिन ये हो गया। मेरे मन की बात आपके कारण सच्चे अर्थ में आपके मन की बात बन गई है। आपकी बातें सुनता हूँ, आपके लिए सोचता हूँ, आपके सुझाव देखता हूँ, उसी से मेरे विचारों की एक दौड़ शुरू हो जाती है, जो आकाशवाणी के माध्यम से आपके पास पहुँचती है। बोलता मैं हूँ, लेकिन बात आपकी होती है, और यही तो मेरा संतोष है। ये सिर्फ भारतीय लोकतंत्र में ही नया प्रयोग नहीं है, बल्कि दुनिया भर के लोकतंत्र में एक नया प्रयोग है। 1 वर्ष के मन की बात का जो असर है वो आपको ऊपर से नहीं दिखाई देता है। वो उसका संबंध राजनीति से नहीं है, उसका संबंध लोगों के मन से है। जैसे उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने कि ये आपके मन की बात हो गई, ये बिल्कुल सच बात है। 1 साल पहले जब मन की बात का ये सिलसिला शुरू हुआ था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम में स्वच्छता अभियान में जन भागीदारी की बात तो कही ही, खादी के प्रोत्साहन के लिए भी जनता से अपील की थी, जिसका अच्छा खासा असर बाद में साफ तौर पर देखने को भी मिला। हम जब महात्मा गांधी की बात करते हैं तो खादी की बात बहुत स्वाभाविक ध्यान में आती है। आपके परिवार में अनेक प्रकार के वस्त्र होंगे, अनेक प्रकार के फैब्रिक्स होंगे, अनेक कंपनियों के प्रोडक्ट होंगे। क्या उसमें एक खादी का नहीं हो सकता क्या? मैं आपको खादीधारी बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप पूर्ण खादीधारी होने का व्रत करें, ये भी नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि कम से कम एक चीज, भले हैंडकरचीफ हो, भले घर में नहाने का तौलिया हो, भले हो सकता है बेडशीट हो, तकिए का कवर हो, पर्दा हो, कुछ तो भी हो। अगर परिवार में हर प्रकार के फैब्रिक का शौक है, हर प्रकार के कपड़ों का शौक है, तो एक ये भी तो होना चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप खादी का वस्त्र खरीदते हैं तो एक गरीब के घर में दिवाली का दिया जलता है। मन की बात का प्रभाव इतना अधिक पड़ रहा है, इतना अधिक पड़ रहा है, एक प्रधानमंत्री का सीधा अपनी बात जनता तक पहुंचाना, ये पहली बार हो रहा है। किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की थी। तो मेरे ख्याल से इसका बहुत प्रभाव है, और मेरे ख्याल से तो इस प्रोग्राम को थोड़ा बढ़ाना चाहिए। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील काम आई और देश में प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद खादी की बिक्री में उम्मीद से कई गुना ज्यादा खरीद भी देखने को मिली। प्रधानमंत्री ने मन की बात के दूसरे कार्यक्रम में स्वच्छता अभियान में लोगों की भागीदारी की सराहना की, तो काले धन के मुद्दे पर सरकार के स्तर पर हो रहे तमाम प्रयासों का जिक्र किया और जनता को भरोसा दिलाया कि विदेशों में गई एक एक पाई को वो वापस लाके रहेंगे। जहां तक काले धन का सवाल है, ब्लैक मनी का सवाल है, मेरे देशवासी, आपके इस प्रधान सेवक पे आप भरोसा कीजिए। मेरे लिए ये आर्टिकल ऑफ फेथ है। भारत के गरीब का पैसा जो बाहर गया है, वो पाई पाई वापस आनी चाहिए। ये मेरा कमिटमेंट है। रास्ते क्या हो, पद्धति क्या हो, उसके विषय में मतभिन्नता हो सकती है,
और लोकतंत्र में स्वाभाविक है। लेकिन मेरे देशवासी, मुझे जितनी समझ है और मेरे पास जितनी जानकारी है, उसके आधार पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम सही रास्ते पर हैं। ये देश के गरीबों का पैसा है, वापस आना चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे प्रयासों में कोई कमी नहीं रहेगी, कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2014 में मन की बात के अंक में एक बड़े सामाजिक मुद्दे को उठाया। युवाओं में नशे की लत और उनका डिप्रेशन में जाने जैसी समस्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर स्तर पर मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया और सरकार के इस दिशा में किए जा रहे तमाम प्रयासों का जिक्र भी उन्होंने मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से किया। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जब जीवन में निराशा आ जाती है, विफलता आ जाती है, जीवन में कोई रास्ता नहीं सूझता है, तब आदमी नशे की लत पर चढ़ जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जिसके जीवन में कोई ध्येय नहीं है, लक्ष्य नहीं है, ऊंचे इरादे नहीं है, एक वैक्यूम है, वहां पर ड्रग का प्रवेश करना सरल हो जाता है। ड्रग से अगर बचना है, आपके बच्चों को बचाना है, तो उनको ध्येयवादी बनाइए, कुछ करने के इरादे वाले बनाइए, सपने देखने वाले बनाइए। आप देखिए, फिर उसको बाकी चीजों की तरफ मन ही नहीं लगेगा। पिछले वर्ष ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने ड्रग एडिक्शन पर बोला था। उसके उपरांत मैंने देखा है कि बहुत से प्रदेशों में जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, सरकारी तंत्र है, वो ज़्यादा एक्टिव हुआ है, इस दिशा में बहुत ज़्यादा प्रयासरत है और आम जनता में भी इसके प्रति बहुत अवेयरनेस आई है। जनवरी 2015 आते आते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कुछ अलग ही इतिहास रच गई। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में पहली बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर भारत आए बराक ओबामा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर मन की बात की। ये पहली बार था कि दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने लोकतंत्र के चुने हुए मुखिया एक साथ रेडियो के माध्यम से जनता से सीधा संवाद स्थापित कर रहे थे। आज अमेरिका के राष्ट्रपति श्रीमान बराक ओबामा जी हमारे साथ हैं। कुछ लोगों के मन में सवाल उठता है, बराक का अर्थ क्या है? तो मैं जरा ढूंढ रहा था कि बराक का अर्थ क्या है। तो स्वाहिली भाषा, जो कि अफ्रीकन कंट्रीज में प्रचलित है, स्वाहिली भाषा में बराक का मतलब है वह जिसे आशीर्वाद प्राप्त है, वन हु इज ब्लेस्ड। मैं समझता हूँ ये अपने आप में बराक के नाम के साथ एक बहुत बड़ा तोहफा भी उनके परिवार ने उनको दिया है। जब हम महात्मा गांधी की चर्चा करते हैं तो हमें हेनरी थोरू की बात याद आती है, जिनसे महात्मा गांधी डिसोबीडियंस सीखे थे। और जब हम मार्टिन लूथर किंग की बात करते हैं या ओबामा की बात करते हैं तो उनके मुंह से भी महात्मा गांधी का आदरपूर्वक उल्लेख सुनने को मिलता है। यही बातें हैं जो विश्व को जोड़ती हैं। Namaste. Thank you, Prime Minister Modi, for your kind words and for the incredible hospitality you've shown me and my wife Michelle on this visit. And let me say to the people of India how honored I am to be the first American president to join you for Republic Day. I'm told this is also the first ever radio address by an Indian Prime Minister and an American President together, so we're making a lot of history in a short time. To the people of India, listening all across this great nation, it's wonderful to be able to speak to you directly. अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर मन की बात को ले जाने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे सामाजिक विषयों को छूना नहीं भूले जिनसे देश में एक बड़ा वर्ग प्रभावित है। देश के युवा परीक्षाओं के बोझ को महसूस ना करें, ऐसे छोटे से महसूस होने वाले विषयों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कई अनुभव साझा किए, जिसका असर भी बाद में साफ तौर पर नजर आया। आज एक बात जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि आप परीक्षा को कैसे लेते हैं, इस पर आपकी परीक्षा कैसी जाएगी ये निर्भर करती है। अधिकतम लोगों को मैंने देखा है कि वो इसे अपने जीवन की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना मानते हैं।
और उनको लगता है कि नहीं ये गया तो सारी दुनिया डूब जाएगी। दोस्तों, दुनिया ऐसी नहीं है और इसलिए कभी भी इतना तनाव मत पालिए। हाँ, अच्छा परिणाम लाने का इरादा होना चाहिए, पक्का इरादा होना चाहिए, हौसला भी बुलंद होना चाहिए, लेकिन परीक्षा बोझ नहीं होनी चाहिए और न ही परीक्षा कोई आपके जीवन की कसौटी कर रही है, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री के मुख से और उनके मन के हृदय की ये बात निकलती है और ख़ास तौर पे इतनी बड़ी प्रेरणा की बात यदि प्रधानमंत्री रखते हैं तो कहीं ना कहीं पॉलिसीज़ को भी इम्पैक्ट करती हैं, कहीं ना कहीं समाज के अंदर एक मूवमेंट शुरू हो जाता है, बच्चों को महसूस होता है, स्टूडेंट्स को महसूस होता है कि हाँ, प्रधानमंत्री हमारे विषय में सोचते हैं और केवल प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री रिप्रेजेंटेटिव हैं समाज के। तो हमारे समाज के विषय में हमारे समाज का रिप्रेजेंटेटिव सोचता है और कुछ प्रयास करने का हर इंसान फिर कोशिश भी करता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रेरणा की बात हुई है। बेमौसम बरसात से होली के त्योहार के आसपास देश के अन्नदाता किसानों को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च में अपनी मन की बात में न सिर्फ सरकार के प्रयासों को गिनाया बल्कि किसानों की भरपाई के लिए हर संभव कोशिश का भरोसा भी अन्नदाताओं को दिया। पीएम मोदी की इस प्रकार की संवेदनशीलता को उनके राजनीतिक विरोधियों ने भी काफी सराहा था। इस बार बेमौसमी बरसात हो गई, ओले गिरे, एक प्रकार से महाराष्ट्र से ऊपर सभी राज्यों में ये मुसीबत आई और हर कोने में किसान परेशान हो गया। छोटा किसान जो बेचारा इतनी कड़ी मेहनत करके साल भर अपनी जिंदगी गुजारा करता है, उसका तो सब कुछ तबाह हो गया है। मैं इस संकट की घड़ी में आपके साथ हूँ। सरकार के मेरे सभी विभाग राज्यों के संपर्क में रह करके स्थिति का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। मेरे मंत्री भी निकले हैं, हर राज्य की स्थिति का जायजा लेंगे। राज्य सरकारों को भी मैंने कहा है कि केंद्र और राज्य मिलकर के इन मुसीबत में फंसे हुए सभी किसान भाइयों बहनों को जितनी ज़्यादा मदद कर सकते हैं वो करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार पूरी संवेदना के साथ आपकी इस संकट की घड़ी में आपको पूरी तत्परता से मदद करेगी। जितना हो सकता है उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। ये एक बड़ा सफल प्रयोग है और इसकी सफलता सामाजिक तौर पर देखें तो उसके आंकड़े उपलब्ध हैं। शहरों में 90% तक लोग सुन रहे हैं, गाँव में किसान के कान पर रेडियो लगा हुआ है, वो मन की बात सुन रहा है। ये जो मुद्दे हैं, माध्यम है और उद्देश्य है, तीनों बहुत एक समन्वय जो है वो जोरदार है और इस जोरदारी का ही एक साल है। प्रधानमंत्री ने मन की बात में इतिहास के पन्नों को भी पलटा और देश को हमारी सेनाओं के गौरवशाली इतिहास से एक बार फिर से रूबरू कराया। विश्व में शांति स्थापित करने और नेपाल में भूकंप जैसी त्रासदी में भारत के योगदान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के सामने रखा। 1914 में और 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला और बहुत कम लोगों को मालूम होगा, करीब करीब 15 लाख भारतीय सैनिकों ने इस युद्ध में अपने जान की बाजी लगा दी थी और भारत के जवान अपने लिए नहीं मर रहे थे। हिंदुस्तान को किसी देश को कब्जा नहीं करना था, न हिंदुस्तान को किसी की जमीन लेनी थी, लेकिन भारतीयों ने एक अद्भुत पराक्रम करके दिखाया और बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि इस प्रथम विश्व युद्ध में हमारे करीब करीब 74,000 जवानों ने शहादत की थी। खास करके फ्रांस में इस युद्ध के दरमियान मार्च 1915 में करीब 4,700 हमारे हिंदुस्तानियों ने बलिदान दिया था। उनके सम्मान में फ्रांस ने वहाँ एक स्मारक बनाया है। मैं वहाँ नमन करने गया था, हमारे पूर्वजों के पराक्रम के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने गया था। ये सारी घटनाएं हम देखें तो हम दुनिया को कह सकते हैं कि यह देश ऐसा है जो दुनिया की शांति के लिए, दुनिया के सुख के लिए, विश्व के कल्याण के लिए सोचता है, कुछ न कुछ करता है और जरूरत पड़े तो जान की बाजी भी लगा देता है। मई 2015 आते आते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को 1 साल पूरा हो चुका था।
प्रधानमंत्री ने मई की अपनी मन की बात में अपनी सरकार के कामों को देश के सामने रखा और गरीबों के लिए शुरू की गई तमाम योजनाओं और जनभागीदारी पर खुशी जाहिर की। हमने गत मास प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा की 3 योजनाओं को लॉन्च किया। उस योजनाओं को अभी तो 20 दिन नहीं हुए हैं, लेकिन आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, शायद ही हमारे देश में सरकार पर भरोसा करके, सरकार की योजनाओं पर भरोसा करके इतनी बड़ी मात्रा में सामान्य मानवी उससे जुड़ जाए। जिनके पास अब तक ये बात न पहुंची, उनके मेरा आग्रह है कि आप फायदा उठाइए। कोई सोच सकता है क्या, महीने का 1 रुपया, 12 महीने के सिर्फ 12 रुपये और आपको सुरक्षा बीमा योजना मिल जाए। जीवन ज्योति बीमा योजना रोज का 1 रुपये से भी कम, यानी साल का 330 रुपया। मैं इसीलिए कहता हूं कि गरीबों को औरों पर आश्रित न रहना पड़े, गरीब स्वयं सशक्त बने, उस दिशा में हम एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। 21 जून को दुनिया में पहला योग दिवस मनाया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही प्रयास था कि यूनाइटेड नेशंस ने ऐतिहासिक रूप से योग दिवस को समर्थन दिया था। जून महीने की अपनी मन की बात में प्रधानमंत्री ने योग को दुनिया में मिले समर्थन पर खुशी जाहिर की। जहां जहां सूरज गया, जहां जहां सूरज की किरणें गई, दुनिया का कोई भूभाग ऐसा नहीं था जहां योग के द्वारा सूर्य का स्वागत न हुआ हो। हम दावे से कह सकते हैं कि योग अभ्यासुओं की दुनिया में सूरज कभी ढलता नहीं है। योग को दुनिया ने जिस प्रकार से पलक पावड़ के सम्मानित किया, सारे विश्व ने जिस प्रकार से अपने कंधे पर उठाया, कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको गर्व नहीं होगा। मैं भी आनंद विभोर हो गया, मन पुलकित हो गया। और जब फ्रांस के लोग, जिनके लिए सीन नदी और एफिल टावर बहुत ही गौरवपूर्ण प्रतीक है, उन्होंने योगा करने के लिए उस स्थान को पसंद किया, बराबरी का स्थान दे दिया। न्यूयॉर्क में लोगों ने टाइम स्क्वायर पर योगा किए। ऑस्ट्रेलिया, सिडनी की बात हो तो ओपेरा हाउस का चित्र हमारे सामने आता है। ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों ने ओपेरा हाउस के बराबरी में योगा को रख करके वहीं पर योगा किया। चाहे नॉर्थ अमेरिका हो, सिलिकॉन वैली हो, मिलान का डूमो कैथेड्रल हो, ये अपने आप में गर्व करने की बात। और जब 21 जून को मैंने यूएन के सेक्रेटरी जनरल सिमन बान की मून को यूएन हेडक्वार्टर पर योगा करते देखा, कितना आनंद आया मुझे। उसी प्रकार से यूएन पीस कीपिंग फोर्स ने भी योगा का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। भारत में भी सियाचिन पर सफेद बर्फ की चादर पर हमारे जवान योगा कर रहे थे। तो समुद्र में नौसेना के द्वारा चारों तरफ जहां भी हमारे नौसेना के जहाज थे, योगा के कार्यक्रम हुए। दिल्ली ने तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना स्थान दर्ज करवा दिया। राजपथ योगपथ बन गया। मैं देश और दुनिया का हृदय से आभारी हूँ। आप पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग को एक तरफ स्ट्रेंथन कर रहे हैं, युवा पीढ़ी के साथ एक तो आपको भाषा का ज्ञान है, आपको मीडियम की समझ है। रेडियो एक ओरल मीडियम है जिसमें आप शब्दों के द्वारा, श्रुति के द्वारा जुड़ाव कर सकते हैं। तो ना सिर्फ आपने अपनी बात कन्वे करी, आपने मुद्दों का चयन भी लोगों से पूछ कर किया। आपने उनके द्वारा पूछा कि कौन से इश्यूज़ हैं जिन पे आप एक दृष्टि डालना चाहेंगे, जिनकी तरफ हम साथ मिलकर काम कर चुके। तो ये पहली बार हुआ कि एक प्रधानमंत्री युवा वर्ग के साथ, फार्मर्स के साथ, जेंडर इश्यूज के ऊपर बोल रहा है और ऐसी बहुत सारी योजनाएं ला रहा है।
जनता से विषयों को आमंत्रित करने और उन पर सीधा संवाद स्थापित करने के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई महीने में सड़क सुरक्षा पर मन की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से नियमों के पालन का आह्वान तो किया ही, सरकार की ओर से और ज्यादा प्रयास करने का भरोसा भी देश को दिलाया। हमारे देश में हर मिनट एक दुर्घटना होती है। दुर्घटना के कारण, रोड एक्सीडेंट के कारण हर 4 मिनट में एक मृत्यु होती है। मैं माँ बाप से गुजारिश करता हूँ, अपने बच्चों को चाहे 2 व्हीलर चलाते हो या 4 व्हीलर चलाते हो, सेफ्टी की जितनी बातें हैं उस पर जरूर ध्यान देने का माहौल परिवार में भी बनाना चाहिए। कभी कभी हम ऑटो रिक्शा पर देखते हैं, पीछे लिखा होता है पापा जल्दी घर आ जाना, और पढ़ते हैं तो कितना टची लगता है। और इसलिए मैं कहता हूँ, ये बात सही है कि सरकार ने इस दिशा में काफ़ी नए इनिशिएटिव लिए हैं रोड सेफ्टी के लिए, चाहे एजुकेशन का मामला हो, रोड की रचना का इंजीनियरिंग हो, कानून को एनफोर्स करने की बात हो, या एक्सीडेंट के बाद घायल लोगों के इमरजेंसी केयर की बात हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए रोड ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी बिल हम लाने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी और रोड सेफ्टी एक्शन प्लान का इम्प्लीमेंटेशन करने की दिशा में भी हम कई महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए सोच रहे हैं। एक और प्रोजेक्ट हम लिए हैं, आगे चल के इसका विस्तार भी होने वाला है, कैशलेस ट्रीटमेंट। गुड़गांव, जयपुर और वडोदरा, वहाँ से लेकर के मुंबई, रांची, रड़गांव, महुलिया राजमार्गों के लिए हम एक कैशलेस ट्रीटमेंट, और उसका अर्थ है कि पहले 50 घंटे पैसे है कि नहीं, पैसे कौन देगा कौन नहीं देगा, इन सारी चिंता छोड़ करके एक बार रोड एक्सीडेंट में जो घायल है उसको उत्तम से उत्तम सेवा कैसे मिले, सारवार कैसे मिले, उसको हम प्राथमिकता दे रहे हैं। कोऑपरेटिव संघवाद के माध्यम से केंद्र और राज्य में बेहतर तालमेल की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ करते ही नहीं, बल्कि उन्होंने इस प्रकार के कई उदाहरण भी पेश किए हैं जो ये साबित करते हैं कि वो राज्यों के सुझावों का सम्मान भी करते हैं। ऐसा ही उदाहरण उन्होंने भूमि अधिग्रहण के अध्यादेश के मुद्दे पर दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ राज्यों के सुझावों को माना, बल्कि किसानों के हितों में 13 नए नियमों को भी जोड़ा। ये बात प्रधानमंत्री ने बीते अगस्त महीने में अपनी मन की बात में कही। जिस लैंड एक्विजिशन एक्ट के संबंध में विवाद चल रहा है, उसके विषय में सरकार का मन खुला है। किसानों के हित के किसी भी सुझाव को मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, ये बार बार मैं कहता रहा हूं। लेकिन आज मुझे मेरे किसान भाइयों बहनों को ये कहना है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट में सुधार की बात राज्यों की तरफ से आई, आग्रहपूर्वक आई, और सबको लगता था कि गांव गरीब किसान का अगर भला करना है, खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए नहरें बनानी है, गांव में बिजली पहुंचाने के लिए खंभे लगाने हैं, गांव के लिए सड़क बनानी है, गांव के गरीबों के लिए घर बनाने हैं, गांव के गरीब नौजवानों को रोजगार के लिए व्यवस्थाएं उपलब्ध करानी है, तो हमें ये अफसरशाही के चुंगल से कानून को निकालना पड़ेगा। और तब जाकर के सुधार का प्रस्ताव आया था। लेकिन मैंने देखा कि इतने भ्रम फैलाए गए, किसान को इतना भयभीत कर दिया गया। मेरे किसान भाइयों बहनों, मेरा किसान न भ्रमित होना चाहिए और भयभीत तो कतई नहीं होना चाहिए। और मैं ऐसा कोई अवसर किसी को देना नहीं चाहता हूं जो किसानों को भयभीत करे, किसानों को भ्रमित करें। और मेरे लिए देश में हर एक आवाज का महत्व है, लेकिन किसानों की आवाज का विशेष महत्व है। हमने एक ऑर्डिनेंस जारी किया था। कल 31 अगस्त को ऑर्डिनेंस की सीमा समाप्त हो रही है और मैंने तय किया है समाप्त होने दिया जाए। मतलब ये हुआ कि मेरी सरकार बनी उसके पहले जो स्थिति थी वह अब पुनः प्रस्थापित हो चुकी है, लेकिन उसमें एक काम अधूरा था और वो था 13 ऐसे बिंदु थे जिसका 1 साल में पूर्ण करना था।
और इसीलिए हम ऑर्डिनेंस में उसको लाए थे। लेकिन इन विवादों के रहते वो मामला भी उलझ गया। ऑर्डिनेंस तो समाप्त हो रहा है, लेकिन जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलने वाला है, किसानों का सीधा आर्थिक लाभ जिससे जुड़ा हुआ है, उन 13 बिंदुओं को हम नियमों के तहत ला करके आज ही लागू कर रहे हैं, ताकि किसानों को नुकसान न हो, आर्थिक हानि न हो। और इसलिए जिन 13 बिंदुओं को लागू करना पहले के कानून में बाकी था, उसको आज हम पूरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के माध्यम से न सिर्फ रेडियो जैसे माध्यम को पुनर्जीवित किया, बल्कि जनता से सीधा संवाद स्थापित करने की जो शुरुआत की, वो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में एक अनूठी पहल है, जिसे दुनिया भर में सराहना मिली है। मन की बात के 1 साल पूरा होने पर यह था हमारा विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।